नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे रणनीति, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो देश की राजधानी दिल्ली के बाद INDIA अलायंस की आज झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी तैयारी है, बड़ी रैली है। तैयारियां पूरी हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस रैली के कई सियासी मायने भी। दिल्ली की रैली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी नेता बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते नजर आएंगे। अब विपक्ष ने इस शक्ति प्रदर्शन को उल गुलान न्याय महारैली का नाम दिया। दरअसल दूसरे चरण की वोटिंग में अब सिर्फ महज 5 दिन रह गए हैं और ऐसे में प्रचार अपने चरम पर है। आज संडे की होने की वजह से सभी दलों के दिग्गज स्टार प्रचारक पूरी ताकत से मैदान में उतरते नजर आएंगे। इंडिया अलायंस की रैली में 5 लाख से अधिक के लोगों की भीड़ जुटने की भी संभावना है। लेकिन क्या वाकई विपक्ष की इस महारैली से जनता का मूड बदलेगा? और क्या ये विपक्षी गठबंधन इस बार चुनाव में सियासी पारी बदल देंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर झारखंड की राजधानी रांची में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। आज रांची में विपक्ष की न्याय उल गुलान में होगी महारैली। राहुल, लालू समेत विपक्ष के दिग्गज नेता एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर आज राजधानी रांची के एक बड़े मैदान में एक भव्य महारैली का आगाज, और इस महारैली के माध्यम से कई विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर हमलावर रवैया अपनाते हुए नजर आएंगे। बड़ी बात कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, तो अब रांची में इस महारैली के माध्यम से जो तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार और ईडी की कार्यवाही को सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे। अब देखना बेहद खास है कि पहले चरण में दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की यह रैली कितना वोट बटोर पाई है, और अब जब दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान है, तो इस रैली के क्या सियासी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। आरोप प्रत्यारोप और सियासी वार का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल यह है कि महारैली में जुटने वाली हजारों लाखों की भीड़ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी, या ये महज एक रैली तक सीमित रह जाएगी। अब एक एक करके कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, ताकि आपको बताएं कि विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन क्या कहता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार अपनी एक एक करके महारैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहा है, और आज झारखंड के रांची में इंडिया अलायंस की महारैली, और इसे महाक्रांति के नाम से उल गुलान का नाम दिया गया है। बड़ी बात कि रैली में 14 विपक्षी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आपने दिल्ली के रामलीला मैदान में भी देखा था। बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से उल गुलान रैली का नाम इसे रखा गया है, और उसका मतलब होता है महाक्रांति। अब ये क्रांति किस तरह से चुनावी समर में एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे पाएगी, बड़ा सवाल। लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, तमाम दिग्गज नेता नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी इस मंच पर होंगी, पहले भी नजर आई थी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मंच पर मौजूद होंगी। झारखंड के गांडे सीट से जो उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद होंगे। लोकसभा के लिए झारखंड में अब पहला मतदान अब 13 मई को है, लेकिन लिहाजा यहां पर इस रैली से कितने वोट बटोर पाएंगे तमाम राजनीतिक दल, ये बड़ा सवाल है। एनडीए लगातार बार बार कह रहा है कि पहला चरण हमारे पक्ष में गया है, आने वाले चरण भी हमारे पक्ष में होंगे। इंडिया अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है तमाम जनता ने, लेकिन विपक्ष की तरफ से होने वाली महारैली, महाभीड़ क्या इशारा कर रही है? क्या इसकी कोई वजूद नहीं है? और अगर लोग अपने काम धाम को छोड़कर रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसके पीछे के सियासी मायने क्या है? क्या अंडर करंट कहता नजर आता है? उल गुलान जिसका आज बहुत ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, उसका मतलब
महान क्रांति या महाक्रांति के नाम से होता है। 1899 से 1900 में इस चर्चित विद्रोह का आगाज हुआ था। बड़ी बात उल गुलान से जुड़ी और जानकारियां आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जहां पर इसके माध्यम से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चलाया गया था। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जल्दी जल्दी दिखाएं आगे क्या जानकारियां हैं। उसके बाद जंगल, जमीन और जल को बचाने की लड़ाई। तो जल, जंगल, जमीन नामक एक पूरी क्रांति को किस तरह से अब सियासी धागे में पिरोहा जा रहा है, देखना बेहद खास है। इस पूरे महाक्रांति में, आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका थी और आज भी मंच पर कई महिलाएं केंद्र सरकार पर हमलावर होती नजर आई। दरअसल गुलाल में केमिकल से आग लगी थी, जिसके बाद यह पूरा विद्रोह हुआ था। उसके बाद जल दूषित हो गया, जंगल जल गए और जमीन काफी हद तक नष्ट हो गई। उसके बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक क्रांति का आगाज किया गया और अब वो जो जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए जो क्रांति थी, उसी महाक्रांति को सियासी धागे में पिरोते हुए अब वोट बटोरने की कवायद जारी है। तो तमाम विपक्षी दलों के नेता साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में चुनाव में जो सियासी बयार है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में बह रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां फिर इंडिया वर्सेस एनडीए की जो सियासी जंग है 2024 के नतीजों में, यानी कि जो 4 जून को नतीजे आएंगे, कौन मुस्कुराता नजर आएगा और कौन मायूस होता हुआ नजर आएगा। इन तमाम सियासी फेरों के बीच एक एक वोट की कीमत काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, मतदान में जो प्रतिशत निकलकर सामने आया उसने भी काफी हद तक राजनीतिक दलों को ख्यालों के चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया है। कई राज्यों में मतदान प्रतिशत बढ़ा तो कई जगहों पर लोकसभा सीट में मतदान प्रतिशत में काफी कमी नजर आई। अब वोटिंग परसेंटेज का नीचे जाना भी अपनी तरफ से बहुत कुछ इशारा करता है और कई जगहों पर जो बम्पर वोटिंग हुई है तो वो भी अपने हिसाब से कई चीजों की तरफ इशारा करता है। एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी की लगातार चर्चा होती हुई नजर आ रही है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि केंद्र की एनडीए सरकार जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर, जिसमें धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर ज्ञान जैसे फॉर्मूलों पर वोट की अपील की गई, क्या ये तमाम मुद्दे वाकई में वोट बटोरने में कामयाब रहे या फिर विपक्ष की तरफ से अग्निवीर योजना, कृषि कानून, एमएसपी पर सख्त फॉर्मूला, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जातिगत जनगणना, साथ ही साथ महिलाओं को और बेहतर व्यवस्थाएं और ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई को लेकर आम जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की गई। क्या वो संदेश से आम जनता कनेक्ट हो पाई है या नहीं? तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर लगातार चर्चाएं आगे भी जारी हैं और आज भी जारी रहेंगी। अब अगला चरण, दूसरा चरण का जो चुनाव है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें भी कई महत्वपूर्ण राज्यों में 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होंगी। उसमें मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी से लेकर बिहार से लेकर दक्षिण राज्य कर्नाटक और वहां से लेकर राजस्थान और कई पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। कुल मिलाकर हर एक राज्य, हर एक राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अशोक बैरक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका। कांग्रेस नेता रतन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। राहुल, शुरुआत में आप ही से करूंगा क्योंकि सीधा स्पष्ट सवाल है, पहले चुनाव में जो मतदान हुआ
मतदान के बाद जो वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया है, कई जगहों पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वोटिंग परसेंटेज नीचे गिरा है। एवरेज तौर पर देखा जाए तो लगभग 6 से 7% एवरेज निकलकर सामने आया है, जहां पर वोटिंग परसेंटेज नीचे गई है। ये वोटिंग परसेंटेज का नीचे आना और पहले चरण में जो मतदान के प्रतिशत निकलकर सामने आए, किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं आप कि क्या इशारा कर रहा है? देखिए कुणाल जी, वैसे कहना तो बहुत मुश्किल है कि क्या, क्योंकि ये सारे जो भी हम अनुमान लगाते हैं इलेक्शन में बता दिए जाते हैं, जनता के मूड को आजकल समझ पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन फिर भी अगर जो कहीं वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है, जो मुझे लगता है कि लोगों ने मान लिया है कि जो सरकार है वही रिपीट होगी। तो वो उनको लग रहा है कि वही सरकार रिपीट होगी। तो कई बार जैसे हमने पुराने इलेक्शन में देखा है कि एग्रेशन होता है, तो जब लोग वोट करने जाते हैं तो वहां मतदान प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन पिछले चुनावों में हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बढ़ा और सरकार बीजेपी की आ गई। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो लोग ये मान के बैठ गए कि बदलाव कुछ होने वाला नहीं है। जहां मतदान प्रतिशत कम हुआ है वहां यही मान रहे हैं कि बीजेपी रिपीट करेगी। लेकिन जहां मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है वहां आप ये समझ सकते हैं कि वहां के लोगों में हो सकता है केंद्र सरकार के, और वो वहां इंडिया गठबंधन आपको मजबूत दिखाई दे। तो फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है इससे। बाकी देखिए, जहां तक सारी इंडिया गठबंधन की बात है और फिर बीजेपी एनडीए की बात है, तो एनडीए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर जो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोदी जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी जी को लेके कोई नाराजगी मुझे कहीं नजर नहीं आती है पूरे में, क्योंकि बहुत जगह घूम रहा हूं, मैंने देखा है बहुत सारे लोकसभा क्षेत्रों को कि मोदी जी को लेके कोई नाराजगी नजर नहीं आती है। लेकिन उनके जो सांसद हैं, जो सांसद प्रत्याशी हैं, जो दो बार लगातार सांसद रह लिए और अपने लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई नहीं दिए, उनको लेके जरूर लोगों में नाराजगी है। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि इस बार कोई प्रत्याशी कहां चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से? हर सीट पर तो मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। खुद बीजेपी के कैंडिडेट्स कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी जी को देखिए, मोदी की गारंटी को आप देखिए, कमल के निशान को आप देखिए। प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री मोदी की लगी हुई है। हर जगह वही फायर ब्रांड नेता है, वही रैलियां करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको काबू में करने का एक तरीका, एक रणनीति है। जो प्रत्याशी, उनको पता है वो 5-10 साल लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई नहीं दिए, ना लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, ना कोई उन्होंने ऐसे विकास कार्य कराए जिनको लोग खुश हो जाएं। तो वो जो जिन प्रत्याशियों को इस चीज का डर लग रहा है कि लोगों की उनसे नाराजगी है, तो मोदी जी का नाम लेकर उसकी आड़ ले रहे हैं, मोदी जी की आड़ लेके बच रहे हैं खुद की। भाई हमें मत देखो, आप मोदी जी को देखो। वो अपने नाकारापन और निकम्मेपन को छुपा रहे हैं इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि देखिए, लोगों को तो सीधा मोदी जी से कनेक्ट कैसे करेंगे लोग, उनको तो अपना सांसद से कनेक्ट करना है। सांसद कहीं दिखाई नहीं देते हैं और बीजेपी भी ये चीज समझ गई है। टिकट देने के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी को ये चीज समझ में आई है कि सांसद हमारे कहीं दिखाई नहीं दिए थे। और यही कारण है कि अब तक जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट या एनडीए के कैंडिडेट हैं, उनमें से लगभग 100 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके टिकट काट दिए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते नजर आ रहे हैं कि नए लोगों को लगातार मौका देने के लिए पुरानों से टिकट ले लिए गए। रतन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रतन जी, यहां पर राहुल तलान कहते नजर आ रहे हैं कि भाई जनता का मूड को समझ नहीं आ रहा, साइलेंट हैं वोटर। आपको आवाज पहुंच रही है रतन? रतन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही रतन तिवारी की तरफ। दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राहुल, सीधा स्पष्ट सवाल, क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि इस वक्त जनता के मूड को समझना थोड़ा मुश्किल है, जनता बड़ी साइलेंटली वोटिंग कर रही है और कुछ ऐसे ही ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं। कहा कुछ और जा रहा है लेकिन जनता के दिल में कुछ और है। लेकिन समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक सभी राजनीतिक दल जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आया है कि बीजेपी के लिए पहला चरण फ्लॉप रहा। तेजस्वी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 400 पार नाम की जो फिल्म है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। नेता तो बहुत कॉन्फिडेंट है विपक्ष के। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है तो वो ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे लूज कर देंगे? अगर जो ऐसे कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो मतदाताओं में और उनके वोटर में निराशा छा जाएगी। वो तो ठीक बात है उनकी, और वो उनको करना भी चाहिए।
लेकिन जहां तक देखिए 400 नाम की फिल्म है, मुझे भी नहीं लगता है कि वो फिल्म कोई हिट होने वाली है। 400 नहीं आने वाली है लोकसभा, ये मैं भी मान रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 300 के लपेटे में या उससे कमी बीजेपी की या एनडीए की लोकसभा सीटें रह जाएंगी, उतनी ज्यादा नहीं आने वाली। ये तो एक तरीके की सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है कुणाल जी, कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये कि बड़ा टारगेट रखो, बड़ा टारगेट रखेंगे तो उसमें थोड़ा कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। तो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनकी आप कभी भी देखिए उनके टारगेट बड़े रहेंगे। अमित शाह हर बार ये बात करेंगे कि 400 पार की, कभी यूपी में बोलेंगे कि 1/3 इतनी सीट जीतेंगे, वो कभी भी छोटे टारगेट की बात नहीं करते हैं। तो उससे एक तरीके से वोटर पे भी प्रभाव पड़ता है, वोटर को लगता है, वोटर की साइकोलॉजी में ये बात फिट हो जाती है कि आने वाले तो यही है, हम अपना वोट इनको देके क्यों खराब करें। तो वो एक तरीके से वो माइंड गेम खेल रहे हैं, बीजेपी माइंड गेम खेल रही है, तो वो और उसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन अगर 400 पार की बात है तो 400 पार तो मैं भी नहीं मानूंगा कि 400 पार, क्या मैं बोल रहा हूँ 400 भी नहीं छुएंगे, 350 भी नहीं छुएंगे इस बार। ठीक है, ये बात आप ये मान कह रहे हैं कि लीजिए। साइकोलॉजिकल गेम एनडीए या बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो तमाम चीजें आम जनता के बीच रखी हैं, मेरे पास पूरा इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका है जहां पर वो कहते नजर आ रहे हैं गरीबों के लिए 2029 तक तो मुफ्त राशन की व्यवस्था रहेगी, 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान की व्यवस्था जारी रहेगी, जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां मिलती रहेंगी, मुद्रा योजना के तहत जो लोन की सीमा है उसको 20 लाख तक बढ़ा दिया गया है, गरीबों को 3 करोड़ और वो नए घर देते नजर आएंगे, पाइप के माध्यम से सस्ती रसोई गैस दी जाएगी, बिजली बिल जीरो करने के लिए नई व्यवस्था लाई जाएगी और कम करने का वादा वो कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तमाम मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे बहुत प्रभावी तरह से आम जनता के बीच बीजेपी की तरफ से पहुंचे हैं? और अगर पहुंचे हैं तो क्या जनता वो उन मुद्दों से कनेक्ट कर पाई है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी ने कई सारी योजनाएं अच्छी शुरू की, राशन की योजना है, लेकिन आप एक तरफ तो 2047 में विकसित भारत विजन की बात करते हैं, दूसरा आप 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर जो आपको विकसित करना है भारत को तो रोजगार देना होगा, मुफ्त राशन क्यों देना, आप सबको रोजगार दे दीजिए, मुफ्त राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर देने वाली बात बहुत अच्छी है, बीजेपी बोल रही है 3 करोड़ घर देंगे। हाँ, इस देश में बहुत सारे लोगों को घर की जरूरत है, उनके पास घर नहीं है। तीसरी चीज, बीजेपी ने जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए हैं सरकार ने जो लोगों को किए हैं, वो बहुत अच्छी स्कीम है और उससे लोग लाभान्वित हुए हैं और उसका फायदा भी हुआ है। जैसे जनधन योजना से बहुत सारा फायदा हुआ है, लेकिन मैं मुद्रा योजना को बहुत सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ। मुद्रा योजना में अगर जो कोई स्टडी हो जाए तो पता चलेगा कि 80% लोग जो लोन लेके गए थे वो आजकल फिर नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। उससे ऐसा कोई स्टैब्लिश नहीं किया है, ना कोई दुकान खोला है, ना कि किसी ने कोई अपने स्वरोजगार किए हैं। तो एक तरीके से मुद्रा योजना को तो मैं बंदरबाट मानता हूँ, जो लोगों ने लोन ले लिए हैं और फिर भरपाई कर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से भारत तमाम अहम वादे हैं जहां पर काफी हद तक सरकार सफल हुई है, लेकिन कहीं पर एक रेड रंग का डॉट भी नजर आ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं रणनीति में। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से सीधा स्पष्ट सवाल होगा कि उन्हें कितनी उम्मीद है कि जिन मुद्दों के साथ वो आम जनता के बीच गए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठी होने का जो दावा अपनी रैली और महामंचों से दे रहे हैं, क्या वो वोटों में तब्दील होगी या ये भीड़ सिर्फ रैली तक ही सीमित रह जाएगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार झारखंड की जिस तरह से रांची में इस वक्त भारी जनसभा की बात सामने आई है, जिसे महाक्रांति का नाम दिया गया है, वहां पर एक एक करके अब तमाम लोग के इकट्ठे होने का सिलसिला जारी। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं उस पर चलिए फिर से हम सीधे रुख करेंगे राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान की तरफ। राहुल, सीधा स्पष्ट सवाल है, क्योंकि यहां पर लगातार एक एक करके जो तमाम वायदे विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से की गई हैं, उनमें कितना दम आपको नजर आ रहा है? वादे कर देना मैनिफेस्टो में एक वो होता है, मैनिफेस्टो एक कागज का टुकड़ा है। आप राजनीतिक दलों के लिए जो चाहे आप वादे कर दीजिए, लेकिन वादे पूरे कितने कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और कोई भी राजनीतिक दल बढ़ चढ़ के वादे कर रहे हैं, सारे के सारे। ऐसा नहीं है, इनको पता है कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, भारत कहाँ खड़ा है, कितना आप
इकोनॉमी पे कितना बोझ डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे वादे जो है वो बढ़ चढ़ के किए जा रहे हैं, जिससे नुकसान होता है इस देश को। जिन वादों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आम दर्शकों के लिए जानकारी साझा कर दूं, उन सीधे वादों का मतलब है किसानों की आय पर फोकस करते हुए एमएसपी को सख्ती के साथ लागू करना, स्वामीनाथन आयोग की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनको एज इट इज लागू कर देना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की जो बात है वो 1 लाख महिला को 1 लाख रुपए सालाना देना, 3,000 रुपए पेंशन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही आरजेडी कह रही है कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, अग्निवीर योजना पूरी तरह समाप्त कर देंगे और पुराने प्रोसेस की तरह फिर से सेना में भर्ती शुरू होगी। ये जो तमाम चीजें हैं राहुल, आपको लग रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है या फिर ये बहुत ज्यादा बोझ लेकर आएंगी देश की इकोनॉमी पर? देखिए, जैसे लखपति दीदी बनाने वाली योजना है या 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाली बात है, तो ये देंगे कहां से? आप सवाल ये है कि आप ये बताइए। करने के लिए मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के बहुत सारी मुद्दे राइज करके बता दूं, ये सारी चीजें करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, लेकिन रोड मैप क्या है वो रोड मैप बताना चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव बोले 1 करोड़ रोजगार देंगे, कहां से देंगे 1 करोड़ रोजगार, ये बताइए। सबसे बड़ी बात ये कि बिहार जैसा गरीब स्टेट 1 करोड़ रोजगार दे देगा तो कैसे देगा? आपके पास वो ऐसी कौन सी स्कीम है कि आपके यहाँ बड़े बड़े गूगल आके इन्वेस्ट करेगा, आपके यहाँ फेसबुक आके इन्वेस्ट करेगा, आपके यहाँ वेदांता इन्वेस्ट करेगा, आपके यहाँ टेस्ला लगा रही हो, एक कंपनी बड़े बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा रही हो, तो बात भी है कि भाई यहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे हम। आपने बोल दिया कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, कहां से देंगे आप 1 करोड़ रोजगार? बिहार का पलायन तो रुक नहीं रहा है लोगों पे, और 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, आप छोटे मोटे वादे करिए ना, आप बोलिए कि साल में भाई हम इतने 20 लाख रोजगार देंगे, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब आप 1 करोड़ की बात करते हैं तो समझ में आता है कि आप लोगों को लुभा रहे हैं। बस ये लुभाना जो है कि जनता धीरे धीरे भी समझदार ठीक है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं राहुल, जरा उसको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है और जनता देख रही है। बस जनता के सामने खड़ा होना है, दिखाना है कि जनता हमारे साथ है। और ये उलगुलान एक क्रांति है। झारखंड उलगुलान के लिए हमेशा से जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने भी उलगुलान किया था और हमेशा अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो आज इस देश में हो रहा है, जो भी अभी हमारी केंद्र में जो पार्टी है वो हमेशा आप देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरह से तंग कर रही हैं, उनके लोकप्रिय नेताओं को किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ जो हुआ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ वही हुआ, इस तरह से बस यही है कि ये तानाशाही के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से जनप्रतिनिधि चुनकर आए, हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, उन पे ईडी, आईटी, सीबीआई इन सब तरीके की जांच लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि जस्ट उनकी गुनाह क्या है, वो इस केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाही बढ़ती हुई तानाशाही हो, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे हमारे लिए बड़े मुद्दे रहेंगे और हम जनता के बीच उसको लेकर जा रहे हैं। और अगर आपने फेज 1 का चुनाव देखा होगा तो उसी से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज अ प्रधानमंत्री आखिरी चुनाव। तो सुना आपने, यहाँ पर जो है हम बात कर लें जेएमएम नेता की या हम बात कर लें शिवसेना उद्धव गुट के नेता की, तमाम जो नेता हैं वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आने वाला वक्त इंडिया अलायंस का ही है। राहुल, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और जो नेताओं के बीच जो, जैसे आपने प्रियंका चतुर्वेदी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव और प्रधानमंत्री पद जो पीएम मोदी के पास है वो बस अभी तक है, अब जो 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद कुर्सी चली जाएगी। ऐसा लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप भारत में ना एक तरीके से आप ये भी देखिए कि मोदी की लोकप्रियता क्या है। मोदी की लोकप्रियता इस वक्त चरम पे, और मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से ही बीजेपी चुनाव जीत रही है। तो अगर जो आप मोदी जी से लड़ना है तो आपको उनकी टक्कर का कोई नेता पैदा करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के पास उस चीज की कमी है। अब बार बार आप जब ये बोलते हैं कि परेशान किया जा रहा है, नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जनता का कंसर्न नहीं है इस चीज से। मोदी जी ये बोलते हैं या बीजेपी ये बोलती है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया इसीलिए वो जेल में। तो आप जब ऐसी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे कि परेशान किया जा रहा है हमारे नेताओं को,
जो कि भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, तो आप अपनी लड़ाई को कमजोर कर दे रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या वो जेल में गए तो क्या जबरदस्ती उनको मतलब तानाशाही के तहत जेल में डाला गया है, या उन्होंने भ्रष्टाचार के जो उन पे आरोप थे और कोर्ट ने भी सारा मामला देखा तब वो जेल में गए? अरविंद केजरीवाल जेल में गए? लेकिन विपक्ष ये भी तो कह रहा है ना कि केंद्र की सरकार हताश है, निराश है, इसलिए वो तमाम चीजें गिना रहा है एक एक करके कि भाई आखिरकार अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, 10 साल का रोड मैप आपका विकास कार्य का पूरा लेखा जोखा इतना अच्छा है, तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि आप अपने 10 साल के अच्छे काम गिनाने के बजाय 60 साल की कांग्रेस सरकार की कमियां आप जनता के बीच गिना रहे हैं? क्यों नेताओं के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं? क्यों आप ईडी, सीबीआई, आईटी की जो रेड है अननेसेसरी आप डाल रहे हैं? क्यों आप अपोजिशन के ऊपर पेनल्टी डाल रहे हैं करोड़ों की? और क्या कारण है कि आपको जो विपक्षी नेता हैं उनके एमपी या एमएलए को बीजेपी या एनडीए में खींच खींच कर लाना पड़ रहा है, उनको टिकट देना पड़ रहा है? आपके खुद के नेता सिट बैक करते नजर आ रहे हैं, ये भी तो विपक्षी नेता गिना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को भी 10 साल के जो भी सवाल के जवाब देने चाहिए। अगर जो आप पॉलिटिकल पार्टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को नहीं देने चाहिए, और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो साथ में ये नहीं बोले कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, सीताराम येचुरी को क्यों नहीं डाला गया जेल में, या बाकी और भी विपक्षी नेता हैं, उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं डाला गया, ये बताइए। सवाल ये है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिनकी कमजोर कड़ी है, उसको पकड़ लिया सरकार ने या एजेंसीज ने। कमजोर कड़ी थी, टूट गई, बस यही तो दिक्कत है। अगर हाल फिलहाल में जो आम आदमी पार्टी के एक नेता थे जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे, उनका जाना भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। रतन तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रतन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रतन जी, सीधा स्पष्ट पहले सवाल है, क्योंकि लगातार कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई वोटिंग परसेंटेज जो नीचे जा रहा है, हो सकता है एनडीए के पक्ष में गया हो। वोटर थोड़े साइलेंट हैं, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी नेता हैं वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि पहला चरण का जो मतदान हुआ वो इंडिया अलायंस के पक्ष में गया है। पार्टी का फ्लॉप शो साबित हुआ। तमिलनाडु में 39 में से 39 क्लीन स्वीप हमें मिल रही है, और जहां तक बात की जाए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी पिछले 2019 के चुनाव में, जहां इन्हें ज्यादा वोट मिले थे, वहां पे भी इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है और हम वहां पे अपनी सीटें जीतेंगे। और दूसरा फेज का चुनाव हो चाहे तीसरे फेज का चुनाव है, आप देख लीजिए हर जगह हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं, देश के किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी मछली की बात कर रहे हैं, मटन चिकन की बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं। अभी तो एक रैली में उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र कर दिया। तो यह जो सरकार है, जब पूरी तरीके से ये जानती है कि अब हम सरकार नहीं बना पाएंगे, 2024 4 जून के बाद प्रधानमंत्री गुजरात चले जाएंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे सिकन देखिए आप, उनके पसीने छूट रहे हैं। और महाराष्ट्र में कुछ ऐसी सीटें हैं जो अभी भी वहां पे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री चेहरे पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एनडीए की जो सहयोगी दल है वो भी मान चुके हैं कि ये गलती हुई है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर भी होती है। मान लिया कि आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तमिलनाडु की सभी 39 सीटें आपको मिलती नजर आ रही हैं, आम जनता भी काफी आश्वस्त है आपके साथ, लेकिन इन तमाम बातों का आधार क्या है सर? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि भैया कि आप रांची में जो आपकी उल गुलान नामक रैली है उसमें हजारों लाखों की भीड़, कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि ये जो भीड़ है ये भीड़ नहीं रह जाएगी, ये वोटों में तब्दील भी होगी? देखिए गोस्वामी जी, आप बिहार में अगर आपके रिपोर्टर होंगे, आपकी नजर अगर बिहार में होगी, तो बिहार में आप देखिए तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस की रैलियों में जो रैला उमड़ रहा है, जो जनता की तादाद आ रही है, वो वोट में परिवर्तन भी होगी। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, यही प्रधानमंत्री ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया, उसके बाद भी इंडिया अलायंस की सभा में जो रैला उमड़ रहा है, जनता की जो भीड़ उमड़ रही है, वोट में तब्दील होगी। और दूसरी बात आपको बता दूं, झारखंड में जो रैली होने जा रही है, झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपारा साफ होने जा रहा है। आप देखिए ना, हमारे एक सांसद को उन्होंने अपने साथ ले लिया, टिकट दे दिया, और
झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सांसद को एक वहां पे पार्टी के नेता को लेकर टिकट दे दिया सांसदी का, तो उनके पास चेहरे नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, वो दूसरी विपक्ष के नेताओं को तोड़ के टिकट बांट रहे हैं। अब तो जितने लोग आपकी पार्टी या इंडिया अलायंस छोड़ कर जा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आजादी वहां नहीं है। तमाम एक लंबे चौड़े नेताओं की फेहरिस्त है, छगन भुजबल से लेकर अशोक चव्हाण तक, अशोक चव्हाण से लेकर बाबा सिद्दीकी तक, बाबा सिद्दीकी से लेकर गौरव वल्लभ तक, तमाम लोग कह रहे हैं आजादी नहीं है। सर आप लोग ना राम नाम की गूंज सुनना पसंद करते हैं, ना आप जो इकोनॉमिक्स पर स्पष्ट नजरिया है वो रखते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप जो तमाम वादे आप गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दे देंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून दे देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज इट इज लागू कर देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है 3,000 रुपए महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, आरजेडी कह रही है गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, एमएसपी का आपने वादा कर दिया। अब राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि अग्निवीर योजना पूरी तरह समाप्त कर देंगे, आरजेडी कह रही है 1 करोड़ नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे। कहां से लाएंगे सर? तमाम वादे तो आपने वो भी किए थे ना आपके कर्नाटक में, आपके हिमाचल में, तो वहां पर क्या जनता ने स्पष्ट नजरिया दिया वो भी आपने देखा। और समाजवादी पार्टी किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक किस तरह से आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी में गए वो भी आपने सुना होगा, जिसकी वजह से आपका एक कैंडिडेट हाल फिलहाल में राज्यसभा की उम्मीदवारी के बावजूद, मजबूत उम्मीदवारी के बावजूद हार गया। देखिए कुणाल जी, हम लोग राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी राम का व्यापारीकरण कर रही है, राम के व्यापारी हैं। तभी आपके नेताओं को जाने की अनुमति नहीं दी गई। गौरव वल्लभ तो यही कह रहे थे ना, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में गए आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो तो यही कह रहे थे कि राम मंदिर तक जाने के लिए मनाही कर दी गई। फिर आप कैसे पुजारी हैं सर? यही तो विडंबना है कुणाल जी, यही तो विडंबना है। आप वल्लभ जी का अगर आप भाषण सुनेंगे, उनके बहुत से चैनलों पे तर्क वितर्क आते थे, तो आप देखिए ना भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या कहते थे। प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी के गाली देते थे, और उनको हमने राजस्थान में भी चुनाव लड़ाया और झारखंड में भी चुनाव लड़ाया, उसके बाद भी उनकी जमानत जब्त हुई। तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। जब वो तिलमिला गए और जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो कांग्रेस को कोसेंगे, ये तो राजनीति है, आपको भी पता है। आपने हिमाचल की बात की, हिमाचल में हमारे फंड को नहीं दे रहे हैं, वहां पे सरकार जो है केंद्र की हमको फंड नहीं दे रही है। और राज्यसभा की आप बात कर रहे थे, आपको पता है वहां पे प्रचंड बहुमत है और आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है और जबरन वहां पे तोड़ मरोड़ कर वहां पे राज्यसभा चुनाव जीतती है। 4 विधायक हिमाचल प्रदेश के क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आया और चारों का स्पष्ट कहना था कि अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए हमने क्रॉस वोटिंग की है। और जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनको निष्कासित कर दिया। नहीं, आपने दूसरी बात की कि भगवान खुद अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं सर। नहीं, आपने दूसरी बात की, भगवान श्री राम के शरण में जाने से रोका गया। विक्रमादित्य सिंह जी जो अभी हमारे मंडी से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, वो तो भगवान श्री राम के चरणों में गए थे ना, हमने तो उन्हें नहीं रोका था। जिसकी आस्था है वो जाए, और कांग्रेस पार्टी भी भगवान श्री राम में आस्था रखती है, हम भी जाएंगे, समय आने पे जाएंगे। भारतीय राजनीति में हम अपने हिसाब से काम करेंगे। भगवान श्री राम का राजनीतिकरण हो रहा था, भगवान राम के नाम पे भाजपा वहां पे मंच बना रही थी, इसके लिए हम नहीं गए थे। भगवान के शरण में हम हमेशा रहे। उसके बाद कितने नेता चले गए सर? 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितने दिग्गज नेता आपके इंडिया अलायंस के प्रभु श्री राम के दर्शन करते नजर आए? देखिए, हमारी नेता विधिमंडल कोई बड़ी बात नहीं है। आपके 2 बड़े दिग्गज नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अभी हाल फिलहाल में कल ही बड़ा रोड शो करते नजर आए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जाएंगे भगवान श्री राम के शरण में जाएंगे। और मैं आपको कहता हूं, इन्होंने वादे की बात की, आप तेलंगाना चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, हमने जो बोला था लाइट बिल शून्य कर दिया, 2,000 रुपए महीने महिलाओं को दे रहे हैं। और हम जो वादा कर रहे हैं ना, 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र में अभी भी खाली हैं, हमने तो उसे भरने का काम किया है, वादा किया है। एमएसपी पे कानून बनाने की बात की है, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की है। आप देखते जाइए, सरकार बदलने दीजिए, काम भी पूरा करेंगे। और गुजरात की जो रंगा बिल्ला है ना, क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, झूठ कभी ज्यादा देर टिकता नहीं है। राहुल तलान जी, ये जो तमाम वादे ये कह रहे हैं, क्योंकि इंसान का बैकग्राउंड बहुत कुछ बता देता है। इन कांग्रेस की हम बात करें, फुल फ्लेज गवर्नमेंट है कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में। क्या ये वादे जो इस वक्त लोकसभा चुनाव में लेकर गए हैं, कुछ ऐसे ही वादे सिमिलरली इन्होंने स्टेट में भी किए थे इलेक्शन के दौरान?
ग्राउंड जीरो पर आपको लग रहा है कि ये तमाम वादे इन्होंने जो स्टेट इलेक्शंस में किए थे वहां की जनता को दे दिए हैं, डिलीवरी हो गई है? और अगर डिलीवरी हो गई होंगी तो ये तो नीट एंड क्लीन साफ है कि हिमाचल से लेकर तेलंगाना तक, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक, अब 12 सीटों पर चुनाव है सेकंड फेज में वहां, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी, जनता प्रभावित होगी। जैसे कर्नाटक में बहुत सारे वादे किए थे, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में तो बहुत पहले इनकी सरकार बन गई, अभी तक बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए। वैसे ही कर्नाटक में भी और तेलंगाना में भी बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए। अगर जो वादे पूरे कर देते, जो इनके घोषणा पत्र में थे, जो इनके संकल्प पत्र में थे, तो वो सारे के सारे बीजेपी आपको कर्नाटक में दिखाई नहीं देगी। सही बात है आपकी, अगर जो अपने वादों पे 100% खरा उतरते हैं तो एक बीजेपी को एक सीट नहीं आएगी। जनता को समझ में आ जाएगा, जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या और विभिन्न पार्टियां हैं, उनको मैनिफेस्टो रिलीज करना एक कागज का टुकड़ा है उनके लिए। कौन सा आज तक ऐसा इलेक्शन रहा है कुणाल जी जिसमें गरीब की बात नहीं हो, किसान की बात नहीं हुई हो, और घर देने की बात नहीं हुई हो, सड़कों की बात नहीं हुई, युवा रोजगार की बात नहीं हुई हो? सब में लगातार बातें हुई हैं, लेकिन आज तक हर इलेक्शन इस देश में, जब से देश आजाद हुआ है, इन्हीं मुद्दों पे लड़ते रहे हैं सब लोग, और इन्हीं पे आगे लड़ते जा रहे हैं। क्या गरीबी दूर हो गई भारत से? क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होता है लोकसभा, तो वहां बोला जाता है गरीबी दूर हो जाएगी। अभी भी गरीब है भारत में। क्या हर किसी के पास पक्का मकान है? नहीं है। क्या हर किसी के पास रोजगार है? नहीं है। तो उन सारी चीजों पे देखिए, है क्या फ्री बिल का जो कॉन्सेप्ट ये आ गया है, ये जो कल्चर चल रहा है, जो साउथ से आया था, अब ये जो कल्चर चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज आपके यहीं लग जाते हैं। आप 2000 की पेंशन देंगे, इसको ये पेंशन देंगे, उसको वो पेंशन देंगे, और इन सारी पेंशनों में, और फिर ये वो जो लाडली बहना योजना देंगे, आप फ्री राशन बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा फंड यहाँ चला जाता है देश के विकास के लिए, बाकी रोजगार के लिए, उन सब का समापन। सीधा स्पष्ट सवाल, बड़े बड़े मुद्दे अच्छे नजर आते हैं, अग्निवीर से लेकर एमएसपी से लेकर धारा 370 से लेकर राम मंदिर, लेकिन 2 मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई। ये 2 मुद्दे क्या बहुत बड़ा नुकसान एनडीए सरकार को पहुंचा सकते हैं? क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिससे आम जनता सीधी गुजर रही है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, लेकिन उठाने वालों में भी तो दम होना चाहिए। उठा ही नहीं पा रहे। बता रहे हैं कि केजरीवाल, आपने सुना नहीं प्रियंका चतुर्वेदी का क्या बोल रही है, क्यों केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। भाई, आपके पास मीडिया है, बाइट करने का आपके पास टाइम है, आप बाइट क्या कर रही है? केजरीवाल को जेल में डाल दिया। अरे केजरीवाल को एजेंसीज ने जेल में डाला है, कोर्ट है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल साफ तो बाहर आ जाएंगे। आप अपने प्रीवियस टाइम को किसमें केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गुजार दे रहे हैं? आप बताइए ना कि देश में बेरोजगारी 30% बेरोजगारी है। हमने तो सवाल ये है कि नेता मुद्दे ही महंगाई पे सवाल पूछा, नोटबंदी पे सवाल पूछा है। हमने लगातार देश के मुद्दों की वकालत की है राहुल जी। हाँ, मैंने जयपुर में देखा था। सवाल है ना रतन जी, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद कार्यक्रम का समापन में बता रहे थे। मणिपुर, डोकलाम, बढ़ती महंगाई, घटता रोजगार, तमाम मुद्दे तो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान भी लेकर गए थे सर। तो वहां पर इन मुद्दों का फायदा आपको क्यों नहीं हुआ सियासी तौर पर? और वहां पर तो चाहे मुख्यमंत्री, चाहे हम बात कर लें आपके भूपेश बघेल की या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो तो कह रहे थे कि इन मुद्दों पर हमने बहुत हद तक स्टेट में जो जनता है उनको अच्छा काम दिया है। अगर अच्छा काम दिया तो स्टेट में गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी फिर आपकी? राहुल जी, हमने किसानों के कर्ज माफ किए, हमने छत्तीसगढ़ में जो काम किया है ना, छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेके हम चुनाव मैदान में थे। लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव ऐप का जिक्र किया और झूठे केस में भूपेश बघेल के ऊपर केस करके ध्रुवीकरण किया। भगवान श्री राम के नाम पे पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आप देख लीजिए, कर रहे थे मंदिर का निर्माण, अरे कौशल्या माई के नाम पे कैंपेन कर रहे थे। तो लीजिए, ठीक है, पूरा कैंपेन राम मंदिर के नाम पे कर रही थी। और उसके बाद भी 10 लाख ज्यादा वोट हमें मिले हैं। जनता का रुझान, जनता हमारे साथ, लेकिन वो विधानसभा की जिताऊ सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से तमाम विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन सवालों पर आम जनता क्या राय रखती है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लगातार
पहले चरण में जिस तरह से वोट प्रतिशत नीचे आया और वोट प्रतिशत नीचे आने के बावजूद भी विपक्ष के हौसले कमजोर नहीं पड़े हैं, ये भी अपने आप में कई चीजें स्पष्ट करते नजर आते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहें JK24/7 न्यूज।